जय और वीरू की दोस्ती अटूट थी। वो दोनों हर काम मिल बांट कर करते थे। अरे वीरू, मुझे जरा उठा तो, वो आम तोड़ना है मुझे। अभी आया। वीरू शरीर से बलवान था और जय अक्ल से। दोनों एक साथ मिलकर बहुत ही ताकतवर थे। वीरू दिन भर कसरत करता रहता। अरे अब तक तेरी कसरत खत्म नहीं हुई। अरे बस थोड़ी सी बची है, तब तक तो मंदिर में खाना खत्म हो जाएगा। क्या मंदिर में खाना है? हाँ, सुना है किसी बड़े आदमी की मन्नत पूरी हो गई है, इसीलिए उसने मंदिर में अच्छे अच्छे पकवानों की दावत रखी है। क्या बात कर रहा है? चल जल्दी, पकवान मिले और मैं ना खाऊं, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? वही तो, चल। दोनों मंदिर में खाने के लिए बैठ गए और पकवान का लुत्फ उठाने लगे। वीरू का जैसा जिस्म था वैसे ही वो खाना भी खाता था। मेरा तो हो गया। इतनी जल्दी? हाँ, मेरा तो अभी शुरू हुआ है, अब तो मैं और खाऊंगा। हाँ हाँ, खा ले, मैं यहीं बैठता हूँ। जितनी चीजें वीरू की थाली में परोसी जा रही थी वो सब वो झट से चट कर जाता था। कई लोग खाकर उठ गए, नए लोग बैठ भी गए, लेकिन वीरू अभी तक खाना खाए जा रहा था। आखिर करीब 1 घंटे के बाद उसका खाना खत्म हुआ। चल भाई, अब चलते हैं। तेरा पेट भर गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर दोनों दोस्त वहाँ से निकल गए। वो लोग वीरू के घर के बाहर बैठे थे। मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला, ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तालीम हासिल करने के साथ थोड़ी कसरत भी कर ले। अगर तेरा भी जिस्म ताकतवर होता तो तुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाता। मुझे तेरे जैसी मजदूरी नहीं करनी, कम से कम मेरे पास काम तो है। क्या फायदा हुआ तेरी इतनी तालीम का जब तेरे पास कोई काम ही नहीं है? अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। जब भी जय अपने घर जाता तो उसकी बीवी उसे काम के लिए ताने कसने लगती। लगता है आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला। मैं ढूंढ तो रहा हूँ, उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। यही मैं कितने रोज से सुन रही हूँ, अब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला है। मैं ढूंढ लूंगा। और जय गुस्से में अपने घर से बाहर निकल आया और यहाँ वीरू की बीवी उसे सुना रही थी। पता नहीं किस भूखड़ से शादी हो गई मेरी, दिन भर बस खाना ही बनाती रहती हूँ, वो भी तुम्हें कम पड़ता है। जितनी तुम्हारी पगार है ना, उतने में यही बहुत है, और ऊपर से तुम्हारी मांगे, पराठे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो तुम क्या चाहती हो? यही कि तुम और पैसे कमाओ, वरना तुम्हारी खाने की मांगे मैं पूरी नहीं कर सकती। ठीक है। दोनों दोस्त एक ही पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ? होगा क्या? फिर से बीवी की किटकिट? मेरा भी वही है। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे गांव की जड़ी बूटियों की शहर में बहुत मांग है, क्यों ना हम ये जड़ी बूटियां शहर में बेचें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो कल ही चलते हैं, कम से कम कुछ रोज के लिए बीवियों का मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अगली सुबह जय और वीरू दोनों जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर पैदल निकल पड़े। शहर काफी दूर था। तकरीबन दोपहर के 12 बज गए और वो लोग शहर पहुँचे और वो एक व्यापारी के पास गए। अरे सेठ जी, ये देखिए हमारे पास ताजी जड़ी बूटियां हैं। उस सेठ ने कुछ जड़ी बूटियां सूंघी। वाह, ये तो बहुत उम्दा है। क्या दाम लोगे तुम लोग? अब छोटा मुंह और बड़ी बात सेठ जी, आप बताइए आप क्या दाम देंगे? ये 2 टोकरियां हैं, कम से कम सब मिलाकर 20 किलो तो होगा ना? नहीं नहीं सेठ जी, एक टोकरी 15 किलो की है। ठीक है, 1 किलो का 200 रुपये दे सकता हूँ। जय और वीरू ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है। सेठ के खादिम ने टोकरियों का वजन देखा तो एक टोकरी का वजन 15 किलो था। 20 किलो के 6000 रुपये, ये लो। शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 6000 रुपए कमाकर दोनों बेहद खुश थे।
रास्ते में दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। ये कारोबार तो बहुत अच्छा है। 2000 की जड़ी बूटियों के हमें 6000 मिले, मतलब 4000 का मुनाफा। हाँ बिल्कुल, 2000 मेरे और 2000 तेरे। ये ले, इन बचे हुए 2000 से हम अगली बार वापस जड़ी बूटियां खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते गांव लौट रहे थे। वो लोग रास्ता भटक गए तो और शाम हो चुकी थी। मुझे लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। क्या? अरे लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। इस जंगल में खाने को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा और चलते हैं, कोई ना कोई गांव मिल ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव मिला। रुक, मैं अभी उस गांव से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। मैं जाता हूँ। तो नहीं, मैं जाता हूँ। मुझे देखकर डर कर वो लोग खाना दे ही देंगे। वीरू अपनी अकड़ में गांव के अंदर गया और एक घर के अंदर दाखिल हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। कौन हो तुम और मुझसे खाना क्यों मांग रहे हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। तुम लोग खाना देते हो या यहीं तुम्हारा सर फोड़ दूं? अरे बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, ये आदमी हमें मारने की धमकी दे रहा है। उस औरत की चीख सुनकर गांव वाले वहां जमा हो गए और अपनी लाठियों से वीरू को पीटने लगे। मुझे छोड़ दो मुझे। वीरू दुम दबाकर वापस भाग गया। ये देख, उन लोगों ने मेरा क्या हश्र किया। मैंने तो बस खाना ही मांगा था। तूने जरूर धमकी दी होगी। अब तू यहाँ बैठ और देख। जय उसी घर के बाहर गया। हाँ ना तुम, क्या तुम भी उस पागल आदमी के दोस्त हो? मैं उसी का दोस्त हूँ। वो दरअसल हम शहर से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए। हमें बहुत भूख लगी है। तो तुम भी खाना मांगने आए हो? नहीं, मैं तो खाना खुद बना लूंगा। मुझे बस आग और एक बर्तन चाहिए पकाने के लिए। लेकिन तुम पकाओगे क्या? जय ने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। मैं इस पत्थर का खाना पकाने वाला हूँ। क्या? भला पत्थर से खाना पकता है क्या? ये पहली मर्तबा सुना है मैंने। यकीन नहीं होता है तो मुझे आग और बर्तन दे दो, मैं बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है। गांव वालों ने आग और बड़े बर्तन का इंतजाम किया। जय ने बर्तन में पानी डाला और उसमें वो पत्थर डाल दिया। कुछ देर बाद पानी गर्म हो गया। अगर थोड़ा आलू मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हाँ, मैं देती हूँ। वो खातून आलू लेकर आई। जय ने बर्तन में आलू डाल दिए। और थोड़ा चावल भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैं देती हूँ चावल। दूसरी खातून ने चावल दिए। जय ने बर्तन में चावल भी डाल दिया। कुछ देर बाद और थोड़ी दाल और नमक भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, क्यों नहीं। तीसरी खातून ने दाल और नमक लाया। जय ने सब कुछ बर्तन में डाल दिया। उन्हें मिलाकर पकाने लगा। कुछ देर बाद खाने की खुशबू फैलने लगी। लगता है पक गया है। इस बीच गांव वालों की नजर से बचाकर जय ने बर्तन से पत्थर निकाल दिया। मेरा खाना तैयार है। मैं अपने लिए और अपने दोस्त के लिए खाना लेता हूँ, बाकी आप लोग खा लीजिए। जय ने छोटे पतीले में अपने और अपने दोस्त के लिए खाना ले लिया। आप सबके लिए काफी खाना है। उसके जाते ही गांव वाले पत्थर का खाना चखने लगे। मुझे नहीं पता था कि पत्थर से इतना मजेदार खाना बनता है। हाँ, इस आदमी ने तो करिश्मा कर दिया। गांव वाले हैरान थे और जय बहुत खुश था। जय अपने दोस्त के पास पहुंचा। देखा मेरे दिमाग का कमाल? हाँ, और मैं ये भी समझ गया कि ताकत से ज्यादा अक्ल ताकतवर होता है। अब जल्दी से मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, मैं जानता हूँ। ये ले खाना। जय वीरू ने मिलकर भर पेट खाना खाया और जय ने साबित कर दिया कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम अक्लमंदी से काम ले तो हर मुश्किल हल हो जाती है। चंदरपुर नाम का एक गांव था। वहाँ का मालिक बहुत ही अमीर और सर्वगुण संपन्न था, पर वो मालिक बेहद कंजूस था। वो अपने खानदान के लिए आलीशान घर बनवाना चाहता था,
मालिक ने अपने आलीशान घर बनाने का ठेका ठेकेदार रमेश को दे दिया। उसने रमेश की कई तारीफें सुनी थीं कि वो बहुत अच्छा है, मेहनती है और बहुत ही काबिल है। जब रमेश को पता चला कि महल बनाने का काम मालिक ने उसे दिया है, मानो खुशी से वो बेहाल हो गया। रमेश अपने मजदूरों को लेकर मालिक के गांव चंदरपुर के लिए निकलने लगा और तभी उसकी बीवी कमला ने आवाज लगाई, सुनिए जी, सुनिए, जाने से पहले अपना मुंह तो मीठा करके जाइए। हाँ बेगम, जरूर, खुशी का समय है। अगर हमने वहाँ जाकर अच्छा काम किया तो जमींदार साहब हमें स्वर्ण मुद्राओं से नवाजेंगे। मैं दुआ करूंगी कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। रमेश अपने सारे मजदूरों के साथ चंदरपुर गांव के लिए निकल जाता है। अरे, मैंने सुना है कि चंदरपुर गांव में बहुत अमीर आदमी रहते हैं। सोचो, अगर महल अच्छा बना देंगे तो पूरा चंदरपुर हमसे ही घर बनवाएगा। कितना मजा आएगा, नहीं? पैसा ही पैसा होगा। अरे इतना ज्यादा मत सोचो, ये सोचो कि अगर खराब महल बन गया तो पूरा चंदरपुर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और जमींदार बहुत कंजूस है, मैंने ये भी सुना है। मजदूरों की खुशी को देखकर ठेकेदार रमेश उनसे बात करता है और कहता है, भाइयों, ये समझ लो कि हमारी जिंदगी का सबसे खास काम हमें आज मिला है। यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हमसे अपना घर यानी कि महल बनवाना चाहते हैं। हमें बहुत मेहनत मशक्कत करके काम करना होगा। जमींदार साहब हम पर निगरानी भी वहीं रखेंगे। कोई सामान या किसी भी चीज का खपरा नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपना 100% इस काम में लगा देंगे मालिक। बस आप हम मजदूरों का भी ध्यान रखना। तुम सब उस चीज की फिक्र मत करो। आप सबके खाने पीने का इंतजाम जमींदार साहब ने अच्छा करवा दिया है। कल से बस काम पर लग जाओ और जल्दी से महल तैयार कर दो। रमेश अपने मजदूरों को समझा ही रहा था कि वहाँ पर उनसे मिलने मालिक उन सब से मिलने खुद ही आ गए। क्यों ठेकेदार साहब, कैसा लगा हमारा गांव? चंदरपुर का पानी पसंद आया कि नहीं? अब सब कुछ बढ़िया है हुजूर। मैं बस अपने मजदूरों को समझा रहा था कि काम कैसे करें। मजदूरों से याद आया कि आप सभी का हमने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है। आप बस जल्दी से हमारा महल बनाकर हमें दे दीजिए। मैंने बहुत सुना है आपके मजदूरों की कारीगरी और नेकी के बारे में। उसी वक्त रमेश अपने मजदूरों को कारीगरी की सलाह देने लगता है और कहता है, हम सबको बहुत बारीकी से काम करना होगा। जमींदार बहुत कंजूस है। अरे मालिक, हमने भी सुना है जमींदार साहब बस उतना ही सामान मंगवाते हैं जितना उन्हें काम हो। हाँ, पिछली बार चंदरपुर गांव में इन्होंने अपने पुराने घर की मरम्मत कराई थी। उसमें रेती और बालू कम होने से इन्होंने मिट्टी डलवा दी। ठेकेदार साहब, मुझे तो अभी से अनहोनी का डर लग रहा है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे काम शुरू होने से पहले तुम लोग अनर्थ बातें कर रहे हो। सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है। लगन और मेहनत से सारा काम करो, चलो। रमेश और मजदूरों की चिंता देखकर मालिक ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। महल का सारा सामान हमने पहले ही मंगवा लिया है। महल बस आप आलीशान बनवाइए, ठीक है? रमेश और मजदूर मालिक की बात सुनकर महल बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। तब रमेश मालिक के पास जाकर महल बनाने के सामान की पर्ची उन्हें देता है। जमींदार साहब, बस कुछ बेशकीमती पत्थरों की कमी है, इन्हें बस आप मंगवा लीजिए, हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। जरूर ठेकेदार जी, जरूर। महल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्थरों का इंतजाम करवा देता हूँ अभी। मालिक से पर्ची लेकर नौकर बेशकीमती पत्थर लेने चला जाता है। नौकर के पत्थर लाने तक सारे मजदूर ठेकेदार से बात करते हैं। अरे बाप रे, महल इस बेशकीमती पत्थर से बनेगा? बहुत महंगा पत्थर है ये, हमें सावधानी बरतनी होगी। हम सबको सावधानी से काम करना होगा। कुछ भी यहाँ वहाँ हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। कुछ ही वक्त बाद नौकर बेशकीमती पत्थर लेकर वहाँ आ जाता है।
अगर मैंने ये बेशकीमती पत्थर से ये घर बना दिया तो पूरा शहर मेरी तारीफ करेगा और मुझे और मेरे मजदूरों को और काम मिलेगा। रमेश उन कीमती पत्थरों को काम की जगह पर रखवा देता है और मजदूरों को आराम करने के लिए कहता है। शाम हो चुकी है, आज आप सब आराम फरमाइए। कल सुबह उठकर इस बेशकीमती पत्थरों से महल का काम शुरू करेंगे। पूरे गांव में कीमती पत्थर होने की वजह से चोरों को उनका पता चल जाता है और सारे चोर उन पत्थरों को गायब कर देते हैं। सुबह रमेश और उनके मजदूर काम की जगह पर जाकर देखते हैं और कहते हैं, उस्ताद, जमींदार साहब ने अभी तक एक भी पत्थर का इंतजाम नहीं किया है। सारे मजदूर कब से पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। कृपया करके हमें बताइए, बिना पत्थर के सारा काम रुका हुआ है। अरे पत्थर तो रात को इनके नौकर ने मंगवा लिया था। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। लगता है कीमती होने के कारण उन्होंने कहीं और रखवा दिए। मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। ठेकेदार रमेश तुरंत मालिक के घर चला जाता है। मालिक अपने घर में उस वक्त आराम फरमा रहा होता है। अब जमींदार साहब, अभी तक मुझको और मेरे मजदूरों को पत्थर नहीं मिला। आपने कहा था कि आप इंतजाम कर देंगे। महल का काम रुका हुआ है। अरे लेकिन मैंने तो कल ही पत्थरों का इंतजाम कर दिया था। पर्ची मैंने तुरंत घर के नौकर को दी थी। मालिक अपने उस नौकर को बुलाकर पूछता है, अरे भाई मंगलू, तुमने पत्थरों का इंतजाम नहीं किया? मालिक, आपके बोलने पर मैंने सारी व्यवस्था कर दी। पत्थर रात को ही महल के काम वाली जगह पर रखवा दिए गए थे। अरे तो उस जगह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? ये सब होने के बाद रमेश और मालिक दोनों मजदूरों के पास जा पहुँचे। मालिक और रमेश ने वहाँ जाकर देखा तो उन्हें दूर दूर तक कोई पत्थर नहीं नजर आया। अरे ठेकेदार, ये क्या कर दिया तुमने? जरूर इसमें तुम्हारा और तुम्हारे मजदूरों का हाथ है। मालिक, हम गरीब जरूर हैं पर हमने चोरी नहीं की। हम कहाँ से लाएंगे कीमती पत्थर? हम सबके पास उतने पैसे भी नहीं हैं। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कहीं से भी पत्थर लेकर आओ और मेरा आलीशान महल तैयार करो, वरना मैं हर जगह खबर फैला दूंगा कि तुम और तुम्हारे मजदूर चोर हो। कोई काम नहीं देगा तुम्हें। ठेकेदार परेशान होकर अकेले जंगल की ओर निकल गया, ये सोचते हुए कि अब वो क्या करेगा, पत्थर कहाँ से लाएगा। मुझ पर ऊपर वाले कैसी मुसीबत आ गई है। कुछ तो रास्ता दिखाओ ऊपर वाले। ठेकेदार परेशान होकर एक जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसे एक बड़ा सा बगीचा नजर आया। ठेकेदार ने वहाँ जाकर एक दरख्त देखा। वहाँ लिखा हुआ था, सच्चे दिल से अपनी एक मनोकामनाएं मांगो, वो जरूर पूरी होगी। रमेश ने मनोकामना मांगी। हे ऊपर वाले, मेरी ये दुआ जरूर कबूल हो जाए, वरना मैं और मेरे मजदूर रास्ते पर आ जाएंगे। रमेश ने पत्थर के दरख्त की मनोकामना कहकर एक बीज बो दिया। देखते ही देखते वो बीज बहुत सारे दरख्त बन गए। रमेश पत्थर के दरख्त देखकर हैरान रह गया और सारे मजदूरों को वहाँ बुलाकर उसने दरख्त के बारे में बताया। अरे मालिक, अब हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम पत्थर के दरख्त से महल तैयार करवा देंगे। जमींदार का आलीशान महल हम बनवा देंगे। पत्थर के दरख्त से ठेकेदार ने मालिक का महल बना दिया और सारे शहर और गांव में अपना बोलबाला कर दिया। अरे भाई, मानना पड़ेगा रमेश, तुम और तुम्हारे मजदूरों को वफादारी से सारा काम करवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतना सुनते ही मानो सारे मजदूर ठेकेदार को अपने कंधों पर उठाकर जश्न मनाने लगे। नितिन की नई नई शादी हुई थी और वो रेखा के साथ फाटकपुर कस्बे में जिंदगी बिताने आया था। रेखा पढ़ी लिखी और बेहद होशियार लड़की थी, लेकिन नितिन की पढ़ाई बचपन में ही छोड़ने के कारण उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और वो पप्पू के दुकान से चादर और रजाई लेकर दूर दूर के कस्बों में साइकिल से बेचा करता था। हमेशा अलग अलग कस्बों में चादर और रजाई बेचने के कारण कस्बे वाले नितिन को कोई इज्जत नहीं देते थे। इन सारी बातों से रेखा बेहद निराश हो गई। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जी? मुझे बेहद बुरा लगता है जब आप साइकिल से गलियों में घूमते हैं।
मगर मुझे कुछ और आता भी तो नहीं है, मैं और करूँगा क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये काम छोड़ दीजिए और कुछ और करना शुरू कर दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। अरे मेरी जान, अगर मैंने साइकिल से चद्दर बेचना भी बंद कर दिया तो हम खाएंगे क्या और पहनेंगे क्या? मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत हो, मगर मैं तुम्हारी कमाई के भरोसे नहीं रहना चाहता। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। रेखा के कहने पर भी नितिन ने जिद नहीं छोड़ी और साइकिल से रजाई बेचने का धंधा शुरू रखा। एक दिन पप्पू ने नितिन को रजाई और चादर देने से मना कर दिया। नितिन, आज से तुम्हें मेरी दुकान से चद्दर और लिहाफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर बैठ सकते हो। मगर जनाब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैंने क्या गलती कर दी है? इसलिए कि तुम्हारे गांव-गांव चद्दर बेचने से मेरे पास काफी शिकायतें आ रही हैं और वैसे भी हमें दूसरा आदमी मिल गया है जिसे मैं अपनी चद्दर और लिहाफ दूंगा। वो उसे बेचकर मुझे तुमसे ज्यादा मुनाफा देगा। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई हुजूर? अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं क्या करूंगा? इस काम के अलावा मैंने और कुछ किया भी नहीं है। मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी भी नहीं। अब मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना। नितिन हताश और परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जाकर उसने सारी बातें अपनी बेगम रेखा को बताई। कोई बात नहीं जी, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप इस धंधे को छोड़ दीजिए। अगर आप तभी मेरी बात मान लेते तो आपको इतनी जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस दिन मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। नितिन को उदास देखकर रेखा किचन से शीरा लेकर आ गई और कहने लगी, मैंने आज आपके पसंद का शीरा बनाया है जिसे खाकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। अच्छा, जरा चखाओ तो कैसी बनी है। नितिन रेखा से शीरा लेकर खाने लगता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो शीरे का धंधा करने की सोचता है। अरे जैनेमन, एक बात कहूँ, क्यों न हम खीर का कारोबार करें? तुम इतना अच्छा खीर बनाती हो, हम इस बात का फायदा उठाएं। बस इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी, मगर हम कमाई अच्छी करेंगे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी जी। मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर कुछ करें। वैसे कुछ पैसे हैं हमारे पास जिससे हम ये व्यापार शुरू कर सकते हैं। हम कल से ही शीरा बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। और अगले ही दिन नितिन और रेखा ने शीरे की दुकान खोल दी। पहले दिन उनकी बिक्री बेहद अच्छी हुई। लोग जी भर कर शीरा खाते और उन्हें मुनाफा भी होने लगा। हमारी तरकीब काम कर गई लगता है। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद से कुछ करने की कोशिश की और सफल हो गया। भगवान करे कि ऐसे ही हमारा मुनाफा बढ़ता रहे। आखिर आपके साथ मैं जो हूँ। चलिए अब आप जाइए और दूध लेकर आइए। हमें कल की दुकान के लिए सामान भी खरीदना है। नितिन दूध लाने रमेश की दुकान पर जाता है। दूध की दुकान पर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर उसका पुराना मालिक पप्पू भी बैठा है, जो रमेश का बेहद अच्छा दोस्त है। अरे नितिन भाई साहब, आइए, बताइए कितना दूध चाहिए? जी मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। 20 लीटर दूध? तुमने अब दूध का कारोबार शुरू कर दिया क्या? नहीं रमेश जी, मैं और मेरी बीवी हम इस दूध का खीर बनाकर बेचते हैं। इतना कहकर नितिन दूध लेकर अपने घर चला गया। लेकिन पप्पू को ये बात हजम नहीं हुई। वो रमेश के साथ मिलकर साजिश रचने लगा। ये 2 कौड़ी का इंसान आज इतना ताव दे रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ही इसे नौकरी से निकाला था। आज मेरे सामने इतना ताव दिखाकर चला गया। ये दोनों मियाँ बीवी मेहनत कर रहे हैं। पहले ये 5 लीटर दूध के खीर बनाया करते थे, उसके बाद 10 और अब 20। दिन पर दिन मेरे दूध की बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। पप्पू रमेश से नितिन की तारीफ सुनकर जलने लगता है। तो तुम सिर्फ दूध ही बेचते रहोगे या खुद भी कुछ करोगे? मैं तो कहता हूँ तुम खुद के खीर का बिजनेस शुरू कर दो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और मेरा एक निकम्मा बेटा भी है जो आजकल कुछ नहीं कर रहा है। वो भी तुम्हारे इस कारोबार में मदद करेगा। सोच तो तुम्हारी अच्छी लग रही है और मेरी मंजूरी भी है, मगर मुनाफा आधा आधा ही रहेगा।
पप्पू के कहने पर रमेश उसकी बात मान गया और उसने पप्पू के बेटे राजू के साथ मिलकर एक खीर की दुकान शुरू कर दी और धंधा करने लगा। दुकान तो बेहद बड़ी थी, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इससे परेशान होकर वो बोला, आज ज्यादा खरीदार नहीं है, जरूर सब उस नितिन की दुकान पर खीर ले रहे होंगे। हमने तो अब हमारे दूध की दुकान से उसे दूध देना भी बंद कर दिया है, फिर भी उसकी दुकान खूब चल रही है। क्यों न हम गांव भर में अफवाह फैला दें कि नितिन की दुकान की खीर मिलावटी और नकली है। वो नुकसानदायक चीजें खीर में डालकर बेचता है। मानना पड़ेगा, तुम आखिर हो अपने बाप के ही बेटे। कर लो जैसा तुम्हें ठीक लगे। राजू ने ठीक वैसा ही किया। पूरे कस्बे में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये अफवाह फैला दी कि नितिन के दुकान का शीरा मिलावटी है। पूरे कस्बे में नितिन के दुकान की ये बात आग की तरह फैल गई। लोगों ने नितिन के दुकान पर आना बंद कर दिया। इस बात से फिर से नितिन परेशान हो गया। ये जरूर उस पप्पू और उसके बेटे राजू की चाल है, और इनका साथ रमेश भाई भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इनसे मुनाफा हो रहा है। हमारे ग्राहक हमसे छीन रहे हैं जी। पता नहीं ये अफवाह हमारे बारे में कौन फैला रहा है। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम पूरे कस्बे में ये बात फैला दें कि हम मिट्टी की खीर बना रहे हैं। मिट्टी की खीर, ये क्या है? मैं समझाती हूँ। लोगों को लग रहा है कि हम मिलावट कर रहे हैं। हम जोरों शोरों से अपने मिट्टी के खीर का विज्ञापन करेंगे, अपने मिट्टी के खीर की तशहीर करेंगे और हम मिट्टी के बर्तन में उन्हें खीर बनाकर सामने खिलाएंगे। इससे हमारा तशहीर भी हो जाएगा और हमारी दुकान भी चल जाएगी। तो देर किस बात की, मैं अभी से ही इसका सारा बंदोबस्त करना शुरू कर देता हूँ। रेखा के ऐसा कहने के मुताबिक नितिन ने पूरे गांव में तशहीर की। मिट्टी के खीर की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी। लोग दूर दूर से मिट्टी का खीर देखने के लिए आने लगे। जब लोगों ने मिट्टी के खीर को देखा तो लोग दंग रह गए और नितिन की दुकान से खीर लेकर खाने लगे। लोगों को इतनी मोहब्बत से खीर खाते हुए देख रेखा बोलती है, खीर में मिट्टी के सारे गुण हैं। ये खीर हमारे लिए बेहद सेहतमंद है और हमें ताकत भी देती है और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन्स भी देती है। जाने मन, आखिर तुम्हारी समझदारी काम आ ही गई। क्या अभी? नितिन और रेखा का धंधा पहले से 2 गुना बढ़ गया और इसी कारण से रमेश को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पप्पू और उसका बेटा राजू मानो हंसना ही भूल गए और इधर दोनों शौहर और बेगम खुशी खुशी रहने लगे।